चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसे समुदाय के बारे में जिसका जिक्र आपको ऋग्वेद से लेके महाभारत तक में मिलता है। एक ऐसा समुदाय जिसे दुनिया को लोहा गलाने की कला सिखाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब एक ऐसी कला जिसने पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल दिया। और ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है झारखंड की असुर जनजाति की, भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक। आज हम इन्हीं की दुनिया में उतर रहे हैं। इनके इतिहास, इनकी संस्कृति और आज के दौर में इनके जो संघर्ष हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और ये पड़ताल खास तौर पर उन श्रोताओं के लिए है जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों और विश्लेषण दोनों पर बराबर ध्यान दें। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि असुर जनजाति सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीती जागती संस्कृति है जो आज भी अपनी पहचान को बचाने के लिए एक तरह से जद्दोजहद कर रही है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? इनके आज से या इनके हजारों साल पुराने अतीत से? मेरे हिसाब से आज से शुरू करना बेहतर होगा, ताकि हम समझ सकें कि हम कितने महत्वपूर्ण समुदाय की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, आज भारत सरकार ने असुर जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी का दर्जा दिया है। पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जी, ये दर्जा उन समुदायों को मिलता है जिनकी आबादी घट रही है, जिनकी तकनीक अभी भी कह सकते हैं आदिम है और जो सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। पीवीटीजी का दर्जा मिलना ही अपने आप में बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। इनकी आबादी कितनी होगी अभी? 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में इनकी कुल आबादी सिर्फ 22,459 थी। बस सिर्फ 22,000? हाँ, और पूरे भारत में भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी भाषा है असुरी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडारी शाखा का हिस्सा है। अच्छा। और दुख की बात यह है कि यूनेस्को ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में रखा है। मतलब एक पूरी की पूरी भाषा, एक पूरी संस्कृति आज खत्म होने की कगार पर है। चलिए अब इनके उस इतिहास की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र हम शुरू में कर रहे थे। बिल्कुल। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। बिल्कुल, ये बात ही इनकी प्राचीनता को साबित करती है। सोचिए, ऋग्वेद जैसे पुराने ग्रंथ में भी इनका जिक्र है, हालांकि वहां इन्हें अनासा मतलब चपटी नाक वाला और मृगवाचा यानी जिनकी बोली साफ न हो ऐसे नामों से बुलाया गया है। उन्हें मजबूत किलों यानी पुर का निर्माता भी कहा गया है। ये तो थोड़ा आर्य अनार्य संघर्ष के नजरिए से की गई व्याख्या लगती है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन महाभारत और रामायण से इनका क्या कनेक्शन है? मैंने सुना है कि पांडवों का लाक्षागृह भी इन्हीं से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में जिस मय असुर ने पांडवों के लिए वो माया महल या लाक्षागृह बनाया था, उसे इसी समुदाय से जोड़ा जाता है। अच्छा। यही नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता भी मयासुर ही थे। ये कनेक्शंस बताते हैं कि वो सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उस दौर के बेहतरीन आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे। बिल्कुल। और शायद उन निशानों में सबसे गहरा निशान उस कला का है जिसने उन्हें इतनी शोहरत दी। मेरा मतलब है लोहा गलाने की उनकी अद्भुत कला। क्या ये सच है कि उनका बनाया लोहा आज भी एक मिसाल माना जाता है? ये 100% सच है। उन्हें भारत का पहला लोह शिल्पी या आयरन स्मेल्टर माना जाता है। उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि उनके बनाई लोहे में आसानी से जंग नहीं लगती थी। मैंने एक बहुत दिलचस्प बात पढ़ी थी कि टाटा स्टील ने भी शुरुआती दौर में उनकी तकनीक से प्रेरणा ली थी। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इस बात के कोई ठोस सबूत है? मतलब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक आदिवासी समुदाय की सदियों पुरानी तकनीक पर निर्भर था, ये कैसे हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके सीधे दस्तावेजी सबूत मिलना तो मुश्किल है, लेकिन कई मानव विज्ञानी और इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं। जब जमशेदपुर में टाटा का प्लांट लग रहा था, तो उन्हें स्थानीय अयस्क को गलाने में दिक्कतें आ रही थीं। तब उन्होंने पाया कि असुर समुदाय सदियों से उसी अयस्क को अपनी पारंपरिक भट्टियों में सफलतापूर्वक गला रहा। अच्छा। उन्होंने असुरों की प्रक्रिया का अध्ययन किया, कैसे वो अयस्क और लकड़ी का सही अनुपात मिलाते हैं, तापमान को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी स्वदेशी तकनीक ने आधुनिक उद्योग को एक रास्ता दिखाया। ये तो कमाल की बात है। तो उनकी ये प्रक्रिया आखिर थी क्या? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी काम था? बिल्कुल नहीं, ये तकनीक और आस्था का एक अद्भुत संगम था।
वो जमीन के नीचे बनी खास भट्टियों का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि धधकती भट्टी में उनके प्रमुख देवता लोहासुर का वास होता है। लोहासुर? हाँ, इसीलिए हर बार अयस्क गलाने से पहले वे लोहासुर को एक काली मुर्गी की बलि चढ़ाते थे। और मैंने सुना है कि इस प्रक्रिया में महिलाएं भी एक खास भूमिका निभाती थीं। जी हाँ, और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत और अनूठा पहलू है। वो कैसे? जब भट्टी में अयस्क पिघल रहा होता था तो समुदाय की महिलाएं उसके चारों ओर बैठकर गीत गाती थीं। वे भट्टी को एक गर्भवती माँ के रूप में देखती थीं। एक गर्भवती माँ? हाँ, और गीतों के जरिए प्रार्थना करती थीं कि वो एक स्वस्थ शिशु यानी अच्छी क्वालिटी का लोहा पैदा करे। ये पूरी प्रक्रिया एक प्रजनन पंथ से जुड़ी थी। ये सिर्फ धातु बनाना नहीं था, ये जीवन का सृजन था। वाह, तकलीफ को इतना आध्यात्मिक और काव्यात्मक रूप देना, ये अविश्वसनीय है। चलिए अब इस अद्भुत समुदाय के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। ये लोग रहते कहाँ हैं और इनका समाज कैसे बंटा हुआ है? इनका मुख्य निवास क्षेत्र है झारखंड का पाट क्षेत्र। ये गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों के ऊंचे पठारी इलाके हैं। अच्छा, जो बॉक्साइट के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। पारंपरिक रूप से असुर जनजाति 3 उपजातियों में बंटी है। वीरअसुर जो जंगलों में रहते थे, बिरजिया असुर जो घूम घूम कर झूम खेती करते थे, और अगरिया असुर। अगरिया, ये नाम आग से जुड़ा लग रहा है। सही पकड़ा आपने। अगरिया असुरों का मुख्य काम ही आग से जुड़ा था, यानी लोहा गलाना। अगरिया शब्द आग से ही बना है। और इनके समाज के अंदर की संरचना कैसी है? परिवार, गोत्र, विवाह, ये सब कैसे काम करता है? इनका समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं का सम्मान बहुत है, जैसा हमने लोहा गलाने की प्रक्रिया में देखा। पूरा समुदाय कई गोत्रों में बटा है, जिन्हें ये अपनी भाषा में पारस कहते हैं। पारस? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे गोत्र प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे बेंग यानी मेंढक, किरकिट्टा एक पक्षी है, सुअर, टोपो जो कठफोड़ा पक्षी होता है। अच्छा। और अपने गोत्र के अंदर शादी करना सख्त मना है। और इनकी शादी की रस्मों में भी कुछ खास बातें हैं। मैंने डाली टका के बारे में पढ़ा, जो वधु मूल्य है। इसकी रकम सिर्फ 5 से 7 रुपए होती है। आज के जमाने में ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये असल में दिखाता है कि उनके समाज में विवाह कोई व्यावसायिक सौदा नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। सही। ये सांकेतिक राशि इस बात पर जोर देती है कि रिश्ते की अहमियत पैसे से कहीं ज्यादा है, और ये दहेज जैसी कुप्रथा के ठीक उलट है। और एक और प्रथा है इदीमी। ये तो आज के लिव इन रिलेशनशिप जैसा लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं। इदीमी या इदी तायमा एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़का और लड़की आपसी सहमति से बिना औपचारिक विवाह के पति पत्नी की तरह साथ रहना शुरू कर देते हैं। और समाज इसे स्वीकार करता है? हाँ, समाज इसे मान्यता देता है। हालांकि बाद में जब वे आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, तब उनसे सामाजिक रस्में पूरी करने की उम्मीद की जाती है। मतलब ये परंपरा इनके समाज में सदियों से मौजूद है। जी, ये दिखाता है कि उनका समाज व्यक्तिगत आजादी को कितना महत्व देता है। और अगर समाज में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कैसे होता है? उसके लिए इनकी पारंपरिक जाति पंचायत होती है। इसमें महतो, बैगा, पुजारी और गुड़ायत जैसे पदाधिकारी होते हैं। अच्छा। ये पंचायत ही समुदाय के झगड़ों को सुलझाती है और सामाजिक नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। ये उनकी अपनी स्व शासन व्यवस्था है। अब इनके धार्मिक विश्वासों की दुनिया में चलते हैं। हमने लोहासुर की बात तो की, लेकिन इनके सर्वोच्च देवता कौन है? ज्यादातर अन्य जनजातियों की तरह इनके भी सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा हैं। सिंह बोंगा यानी सूर्य? हाँ, सूर्य। वो प्रकृति के हर रूप की पूजा करते हैं। धरती माता, पहाड़ देवता यानी मरांग बोंगा, इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। इनकी पूरी आस्था प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर टिकी है। लेकिन इनकी सबसे अलग और शायद सबसे विवादास्पद पहचान महिषासुर से जुड़ी है। ये एक ऐसा पहलू है जो मुख्य धारा की मान्यताओं से बिल्कुल टकराता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये उनकी पहचान का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पूरा देश नवरात्रि और दुर्गा पूजा का जश्न मनाता है, तब असुर समुदाय के कई परिवार शोक मनाते हैं। शोक मनाते हैं? जी। वे महिषासुर को कोई राक्षस नहीं, बल्कि अपना एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और गौरवशाली पूर्वज मानते हैं। और वो दुर्गा द्वारा उनके वध को अपने इतिहास की एक दुखद घटना और अपने समुदाय पर एक हमले के रूप में देखते हैं।
जी, और इसे महिषासुर दशाई कहा जाता है। इन दिनों में वे उत्सवों से दूर रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं और अपने राजा को याद करते हैं। तो ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके आत्मसम्मान और मुख्य धारा के इतिहास को चुनौती देने वाला एक शक्तिशाली बयान है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम मिथक कहते हैं, वो किसी और का इतिहास भी हो सकता है। तो इस गौरवशाली अतीत, इस अनूठी संस्कृति के बावजूद आज असुर समुदाय की जमीनी हकीकत क्या है? आज की हकीकत बहुत चुनौतीपूर्ण है। विडंबना देखिए, जिस समुदाय ने लोहा गलाने की कला दुनिया को दी, आज वही समुदाय इस कला को लगभग भूल चुका है। अंग्रेजों के वन कानूनों और बाद में आजाद भारत की औद्योगिक नीतियों ने उनके पारंपरिक पेशे को लगभग खत्म कर दिया। तो फिर उनकी आजीविका कैसे चलती है? 2011 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 91% असुर अब खेती पर निर्भर हैं। अच्छा। या फिर उन्हीं पाट क्षेत्रों में मौजूद बॉक्साइट की खदानों में मजदूरी करने को मजबूर हैं, जहां अक्सर उनका शोषण होता है। मतलब एक मास्टर कारीगर से एक मजदूर बन जाना। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बिल्कुल। क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई इनकी स्थिति सुधारने के लिए? कोशिशें हुई हैं, जैसे गुमला के पठारी इलाकों में नेतरहाट आलू जैसी योजनाओं ने उनकी आजीविका सुधारने में कुछ मदद की है। इससे उन्हें नकदी फसल से जोड़ा गया। हाँ, और कुछ हद तक आर्थिक आत्मनिर्भरता दी, लेकिन ये सब नाकाफी है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना है। लोहा गलाने का पारंपरिक कौशल खत्म हो रहा है, असुरी भाषा दम तोड़ रही है। और गरीबी के कारण युवा अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। सही कहा आपने। पीवीटीजी का दर्जा मिलने के बावजूद उनका अस्तित्व आज भी संघर्षपूर्ण है। तो आज हमने असुर जनजाति की गौरवशाली अतीत, उनकी जटिल सामाजिक संरचना, उनकी अनूठी धार्मिक मान्यताओं और वर्तमान की कड़वी सच्चाइयों को परत दर परत समझा। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि इतिहास के हाशिए पर धकेल दिए गए समुदाय अपनी पहचान के लिए आज भी कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ मुख्य बिंदु जो श्रोताओं को याद रखने चाहिए। एक तो पीवीटीजी का दर्जा, लोहा गलाने की कला और लोहासुर देवता, सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा, पारस नामक गोत्र व्यवस्था, इदीमी जैसी अनूठी विवाह प्रथा और सबसे महत्वपूर्ण महिषासुर को अपना पूर्वज मानने की परंपरा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जब एक समुदाय जिसे इतिहास ने और हमने असुर यानी दानव का नाम दिया, अपनी कहानी एक बिल्कुल अलग नजरिए से सुनाता है, एक ऐसी कहानी जिसमें महिषासुर एक नायक है, तो ये हमें इतिहास और मिथकों को फिर से देखने पर मजबूर करता है। ये उस बुनियादी सवाल को जन्म देता है कि अगर इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, तो फिर हारने वालों की कितनी कहानियां हैं जो आज भी कहीं दबी हुई हैं, अनसुनी।